वज़ीर-ए-आज़म का आदाब। 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म का गुजरात में इंतखाबी मुहिम का दूसरा दिन। वज़ीर-ए-आज़म ने आनंद, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ में अवामी जलसों से किया खिताब। कांग्रेस पर लगाया निशाना, कहा पाकिस्तान शहजादे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए है बेचैन। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी संभाली बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की कमान। अमित शाह ने कहा कर्नाटक के जिनसी स्कैंडल के मुलजिम प्रज्वल रेवन्ना के फरार होने में कांग्रेस का है हाथ। पूछा कांग्रेस की सिद्धारमैया हुकूमत ने पहले मरहले के इंतखाबात तक क्यों नहीं खोला ये सेक्स। इंतखाबी जंग में अपोजिशन ने भी दिखा दी अपनी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के कर्नाटक में अवामी जलसे, जबकि छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी कर रही हैं रैली। गुजरात में सुनीता केजरीवाल तशरीह मुहिम में है मसरूफ। आइंदा मरहले के लिए लीडरों ने दाखिल की नामजदगियां। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और संभलपुर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र प्रधान की नामजदगी, जबकि 20 साल बाद उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। डीप फेक वीडियोस पर पाबंदी के मुतालबे के सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने हर तरफ सर्कुलेट होने वाली डीप फेक वीडियोस पर पाबंदी लगाने की हिदायत जारी करने से किया इनकार। और मुल्क भर में कई मकामात पर शदीद गर्मी और गर्म लहरों ने लोगों का जीना किया मुहाल, जबकि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कानात। तेलंगाना में गर्मी की वजह से बढ़ा वोटिंग टाइम। अब खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के हक में मुहिम को तेज़ करने के लिए अपनी आबाई रियासत गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आनंद में दिन की पहली रैली से खिताब किया। उन्होंने वोट जिहाद के बयान पर कांग्रेस की खामोशी को निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौखिक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के मामले पर नर्म रवैया अपनाने पर साबिक़ा मनमोहन सिंह हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रहनुमा कांग्रेस के लिए दुआएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शहजादे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए बेचैन है। मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजेर बोजेर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई हैसियत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी पाकिस्तानी अवाम भी भारतीय झंडा दिखाकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। अभी आपने देखा होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे। वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। सबने महसूस किया कि भारत के तिरंगे की ताकत क्या बड़ी है। भारत, आप में से तो आए दिन लोग विदेश जाते हैं, आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की ताकत क्या है। ये होती है देश की साख। मुझे बताइए मेरे आनंद खेड़ा के भाई बहन, क्या आपको देश की ये मजबूती खबर मिलती है, गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया गर्व करती है तो आपको गर्व होता है कि नहीं है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये कांग्रेस वो क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ रोती बैठती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज भारत में सरमायाकारी के लिए बड़ी कंपनियों के दरमियान मुकाबला है। उन्होंने कहा कि भारत आज खुद इन्हिसार होता जा रहा है। आज दहशतगर्दों को भेजने वाले जानते हैं कि भारत अब घर में घुसकर कत्ल करता है। पीएम ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को राम और शिव के दरमियान तकसीम करने पर आड़े हाथों लिया।
अब कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था में भी भेद करने का दुस्साहस शुरू किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है और वे बदिरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। हजारों साल से चली आ रही हमारी महान परंपरा, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, अरे मुगल भी इसे तोड़ नहीं पाए थे मल्लिकार्जुन जी। अब कांग्रेस तोड़ना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और कितना नीचे जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मंशूर का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि मुल्क की तरक्की से मुतालिक ठेके अक़लियतों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये पॉलिसी मुल्क को बर्बाद कर देगी। इन्होंने क्या किया है अपने मैनिफेस्टो में? उन्होंने लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे उस टेंडर में भी माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। अब क्या सरकारी ठेकों में भी धर्म का आधार पर आरक्षण लाया जाएगा क्या? सरकारी टेंडर देने की देश आजाद हुआ तब से अब तक एक तय प्रक्रिया होती है। जो सही बोली लगाता है, जो अच्छी क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, अच्छी क्वालिटी का भरोसा देता है, जिसके पास उस काम करने के लिए एक्सपर्टाइज है, क्षमता है, संसाधन है, सारे पैरामीटर से निकलने के बाद उसको ठेका मिलता है। जाति और धर्म के आधार पर ठेका नहीं मिलता है। अब कांग्रेस कह रही है अपने वोट बैंक के लिए पक्षपात करते हुए, वो कहती है कि ठेका अब ऐसे नहीं मिलेगा, ठेका धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। साथियों, भाजपा कह रही है हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। कांग्रेस की चली तो इसके टेंडर भी धर्म के आधार पर बांटेगी। ये हाईवे, एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं वो भी क्या धर्म के आधार पर बनाए जाएंगे? देश की सेना के लिए हम मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, बारूद भी बना करके सरकार को बेच सकते हैं। क्या धर्म के आधार पर अब किसी धर्म के विशेष को कहेंगे कि तुम बारूद बनाओ हमारी सेना के लिए, कि योग्य व्यक्ति को देंगे? कोई भी धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर देंगे। अब कांग्रेस की ये सनक देखिए, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये देश को तबाह करने पर लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जूनागढ़ में इंतखाबी रैली में कांग्रेस के दोहरे मयार पर एक बार फिर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि आइन की बात करने वाले सिर्फ ढोंग करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस की सियासत को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की खातिर कांग्रेस जात पात, मजहब और लिबास की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करना चाहती है। कांग्रेस के एक सांसद दक्षिण भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं।
देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे, राजनीति इतनी गिर गई है आप लोगों की। इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां वे विभाजन की बात करती है। साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई है। एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड, कच्चातीव द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो। और ये सच्चाई अभी सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उस द्वीप पर, उस टापू पर कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्या जरूरत है, ले जाने दो। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी सोच वाले जो लोग हो, मैं तो सोच करके कभी कभी कांप जाता हूं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास चला गया होता। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बरेली में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनाने का इलेक्शन है। ये मुल्क की मईशत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने का इंतखाब है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। और ये चुनाव आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस और एसपी पर सख्त हमला किया। अमित शाह ने कहा कि बरेली में 2010 और 2012 में बड़े पैमाने पर फसादात हुए थे, लेकिन कांग्रेस और एसपी बरेली के लोगों के साथ नहीं थे। 2017 में आपने बीजेपी की हुकूमत बनाई और बीजेपी ने योगी जी को वजीर आला बनाया। इतने कम वक्त में योगी जी ने यूपी को फसादात से पाक कर दिया। सपा के समय के अंदर पूरा यूपी दंगों की आंख में झोंका हुआ था। 2010 और 12 में बरेली में भीषण दंगे हुए और कांग्रेस सपा वाले कहीं बरेली वालों के साथ खड़े नहीं। 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। इतने कम समय के अंदर योगी जी ने यूपी को दंगा मुक्त कराने का काम कर दिया। सपा के राज में पलायन होता था, योगी जी के राज में पलायन तो हो रहा है, परंतु निर्दोष लोगों का नहीं, गुंडों का पलायन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी। इंतखाबी जंग में बीजेपी लीडरों की भरपूर मुहिम जारी है। पार्टी के सदर जेपी नड्डा बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चला रहे हैं। जेपी नड्डा ने बिहार के अररिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। जेपी नड्डा ने यहां मोदी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। वाज़ेह रहे कि अररिया में तीसरे मरहले के तहत 7 मई को वोटिंग होनी है। सौर ऊर्जा के माध्यम से अब तय ये हुआ है कि हर घर के छत पर सौर ऊर्जा दी जाएगी ताकि उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाए, जीरो हो जाए और वो जो भी बिजली अपनी योजना से अपने खर्च करने के बाद बचेगा वो भारत सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी उसको मिलेगा। यानी बिजली का बिल मुफ्त और बिजली कमाने का कार्य शुरू होगा। गुजरात के पोरबंदर लोकसभा हलके से बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर मानसुख मंडाविया ने पोरबंदर में रोड शो किया।
इस रोड शो के दौरान काफ़ी भीड़ देखने में आई। रोड शो के दौरान मानसुख मंडाविया ने कहा कि आवाम बहुत पुरजोश हैं और आवाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भरोसा है। ये मुकाबला यकतरफा है और इस बार बीजेपी 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। जनता का उत्साह है और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और जिस तरह से मेरे जनसंपर्क में जनता उमड़ती है, जनता छोटी छोटी बालिका आके मुझे तिलक करती है, बुजुर्ग महिलाएं मुझे ओवारना लेके आशीर्वाद दे रही है, उसको देखते हुए हम इतना अवश्य कहेंगे कि ये मुकाबला एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो रिजर्वेशन का फीसद बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। हमारा जो न्याय पत्र है, इस न्याय पत्र में हमने साफ कहा है, साफ लिखा है कि 50% की सीमा हम बढ़ाएंगे। हम बहस होगी, चर्चा होगी, समीक्षा होगी, पर हम ये 50% सीमा बढ़ाएंगे और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, दलित, आदिवासी और ओबीसीओं के लिए जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1992 में, उसको हम बढ़ाएंगे। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव मुसलसल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इत्तेहाद की जीत का दावा करते हुए उन्होंने बीजेपी एनडीए पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार मुंह तोड़ जवाब देगा। उनका सुफरा साफ हो गया भाजपा का, एनडीए का, और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 40 में से 40 दिया, 19 में 40 में से 31 दिया, 14 में ठगने का केवल काम किया है। तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उमर अब्दुल्ला 20 साल बाद दोबारा लोकसभा के लिए इंतखाबी जंग में उतरे हैं। आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो हैं वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं हैं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है, इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में आज लोकसभा इंतखाबात के दौरान लीडरों के डीप फेक वीडियोस के सर्कुलेशन के खिलाफ अर्जी पर समाअत हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने गहरे फर्जी वीडियोस पर पाबंदी से मुताल्लिक हिदायत जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अर्जी निपटाते हुए कहा कि अदालत इंतखाबात के दरमियान इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि कमीशन के पास मुनासिब कार्रवाई करने का इख्तियार है, लिहाजा दरख्वास्त गुजार को इस सिलसिले में अपना मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन को पेश करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से कहा कि वो दरखास्त गुजार के मेमोरेंडम पर जल्द अज जल्द फैसला करे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को जरूरी इक़दामात करने की यकीन दहानी कराई।
मुल्क के कई इलाकों में शदीद गर्मी है। भारत के महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मशरक़ी भारत में शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी जजीरा नुमा भारत में आइंदा 5 रोज़ के दौरान गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। आइंदा 4-5 दिनों के दौरान शुमाल मशरक़ी भारत में गरज, चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। आपको बताते चलें कि मशरक़ी भारत शदीद गर्मी की जद में है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में गर्मी की लहर के ताल्लुक से आइंदा 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जजीरा नुमा भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गर्मी की लहर के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 50वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइज हैदराबाद से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें से 8 में जीत मिली है। पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन पर है। आईपीएल की तारीख में सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान 18 मैच खेले गए हैं। इनमें से राजस्थान ने 9 और हैदराबाद ने इतने ही मुकाबले जीते हैं, यानी मुकाबला बराबर का रहा है। और इसी पर 5:30 का बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।